बताइए कि क्या असरात आए हैं ग्वादर के ऊपर अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग के। लोग महसूस कर रहे हैं अगर ये जंग तूल पकड़ा इसने सिलसिला आगे बढ़ा तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे इससे। हुर्मुज़ भी बंद है तो इधर क्या असरात आए हैं। इस वार में अब भी हमारे एक माहीगीर वहाँ पे जीवनी और ईरान के करीब समंदर में वो शिकार कर रहा था, तो ड्रोन के कोई टुकड़े या उस तरह की चीज़ें उस पर गिरे और वो शहीद हो गया। ये जो इन्फ्लेशन है फ्यूल और बाकी चीज़ों की, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद हो गई या जुज़वी तौर पे कमी हुई है क्या उसमें? अभी भी वहाँ पे मतलब फ्यूल है, स्पेशली जो इलीगल ट्रेड है हमारा ईरान के साथ वो हो रहा है। आपकी बिजली ईरान से आती 220 जो मेगावाट है। बलूचिस्तान एक कोने में जो ग्वादर उसको गेम चेंजर कहा जाता है, वहाँ की बिजली हम डिपेंड कर रहे हैं ईरान से। ये एक बदकिस्मती है। ग्वादर पोर्ट के क्या हालात हैं उधर? जंग से पहले भी यही हालत है और जंग के बाद भी यही हालत है। पोर्ट अभी तक नहीं चल सका वहाँ पे। कोई साल में कभी एक शिप आके लग जाता है। हमारे बहुत सारे देखने वाले जो हैं वो पंजाब से और बाकी पाकिस्तान के इलाके जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया हुआ है ग्वादर में। ना पोर्ट उठा ना मतलब एयरपोर्ट। ये जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है इसकी वजह से ये सिलसिला अभी आगे हमें तो नजर नहीं आ रहा। हेलो, नैरेटिव्स में खुशामदीद। अमेरिका और ईरान की जंग शिद्दत से जारी है और तवक्को थी कि पाकिस्तान की सफारतकारी काम आएगी और कहीं ना कहीं पे मामला जल्दी से तय हो जाएगा, हुर्मुज़ खुल जाएगी, दुनिया की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि जंग के असरात पाकिस्तान में पहुंच गए हैं, बल्कि हर घर में पहुंच गए हैं। और जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो हर फर्द जो है परेशान है। और अभी तो कहते हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान मुंतज़िर है हमारा। चलें, आम आदमी की बात तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान का वो खिता जो सबसे ज़्यादा इस जंग से मुतासर हो सकता है, बल्कि उसके असरात आना शुरू हो गए हैं, वो सूबा बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान के अंदर मकरान का रीजन और वो अज़ला जो इनका बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है। और इनके अंदर जो सबसे कलीदी हैसियत हासिल है जिस इलाके को, आप समझ गए होंगे, हम ग्वादर की बात कर रहे हैं। और ग्वादर चाबहार पोर्ट के भी करीब है और उधर चाइनीज़ भी ग्वादर पोर्ट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी जंग के असरात ख़ास तौर के ऊपर ग्वादर में क्या मुरतब हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर ये भी कि पोर्ट से जो तवक्कुआत थी लोगों की और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कितनी हद तक पूरी हुई और कितनी पूरी नहीं हुई। तो आज हमारे साथ हैं इस्माइल उमर साहब, नौजवान हैं, सहाफ़ी हैं, लेकिन इनकी इंसाइट जो है वो बड़ी ज़्यादा है तमाम इश्यूज़ के ऊपर और वो बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है चीज़ों का। इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो बताइए कि क्या असरात आए हैं ग्वादर के ऊपर अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग के। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। जिस तरह सर आपको पता है इस वक्त ये एक इंटरनेशनल वार है। इसमें ना सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान बल्कि पूरा मिडल ईस्ट और पूरा ख़ित्ता मुतासर है इस वक्त। और इसके असरात ना सिर्फ मतलब पाकिस्तान और दीगर ममालिक में फ्यूल के इन्फ्लेशन है, बाकी चीज़ों पर ट्रेड है उस पर पड़ रही है। और इसके साथ साथ स्पेशली बलूचिस्तान और स्पेशली ग्वादर और मकरान रीजन उस पर भी बिल्कुल पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा मतलब फ्यूल, बिजली और जो फूड्स आइटम है उन वो सारे हम रिलाई करते हैं ईरान से, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है। हमारे साथ 250 बॉर्डर है, उसके साथ साथ मकरान में रदीक बॉर्डर है और पंजगूर के बॉर्डर्स हैं। तो हमारी सारी अशिया खुर्दनोश के कुछ चीज़ें वो ईरान से आते हैं। फ्यूल भी हमारा वहीं से आता है और बिजली भी हमें वहाँ से मिलती है। तो इस जंग में वहाँ पे लोग महसूस कर रहे हैं अगर ये जंग तूल पकड़ा इसने और ये मज़ीद अगर आगे निकल गया तो इससे ना सिर्फ मतलब पाकिस्तान और स्पेशली बलूचिस्तान के लोग, क्योंकि बलूचिस्तान पहले से बैकवर्ड है, वहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं है,
वहाँ पे बहुत से ऐसे मामलात हैं, इंसर्जेंसी भी है। तो अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे इससे। और फिशरमैन जो वहाँ पे मछेरे हैं उनके ऊपर क्या असरात मुरतब हुए, क्योंकि जंग तो बिल्कुल साथ हो रही है और हुर्मुज़ भी बंद है, तो इधर क्या असरात आए हैं उनकी फ़िशिंग के ऊपर, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर? जी बिल्कुल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्वादर की जो मतलब असल आबादी है वो हम समझते हैं वो माहीगीर कम्युनिटी है, फिशरमैन है। और वहाँ पे जो रोज़गार है उनका, वो पेशा है वो माहीगीरी है। और उनका मतलब आना जाना समंदर में होता है। तो ईरान तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल करीब है, और हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं, फिशिंग भी करते हैं, वापस आते हैं। वो फिश इंडस्ट्री है। जो मछलियाँ अगर हमारे साइड से कैच करते हैं लोग, तो वो ईरान जाके इंपोर्ट करते हैं। तो माहीगीर कम्युनिटी इस जंग से बहुत ज़्यादा मुतासर है। और मैं आपको बल्कि ये भी बताता चल जाऊँ कि इस वार में अब भी हमारे एक माहीगीर वहाँ पे जीवनी और ईरान के करीब समंदर में वो शिकार कर रहा था। तो ड्रोन के कोई टुकड़े या उस तरह की चीज़ें उस पर गिरे और वो शहीद हो गया। उसका बोट भी मुतासर हो गया। जाहिर सी बात है उसकी पूरी फैमिली भी उसके बाद सफ़र करेगी। तो इसके साथ साथ अगर फिशर कम्युनिटी की बात करें, ये जो इन्फ्लेशन है फ्यूल और बाकी चीज़ों की, जो ट्रांसपोर्ट कोस्ट है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ हमारे माहीगीर फिश को कैच करते हैं, वो फिश इंडस्ट्री को देते हैं और फिर आगे एक्सपोर्ट होते हैं कराची पर, कराची से आगे। अब इस वक्त तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, तो इसके असरात अल्टरनेटली जो माहीगीरों पर पड़ेंगे वो ये होंगे कि अभी इस वक्त नेट जो इस्तेमाल कर दें वो बाहर से आता है, इंटरनेशनली आता है, एक्सपोर्ट होता है कराची, फिर कराची से वो खरीदते हैं। अभी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ फ्यूल है, तो ये ट्रांसपोर्ट है, ये अपना वो बढ़ा लेगा। तो फिश इंडस्ट्रीज जो माहीगीर कम्युनिटी के फिश जो खरीदते हैं, अगर वो अभी कुछ अच्छे दाम पे खरीद रहे हैं, फिर अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्ट की तो कम रेट पे खरीदेंगे। तो इससे माहीगीर यानी मुतासर होंगे। कास्ट भी बढ़ जाएगी और कम कास्ट हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा फिर माहीगीर जो है वो मुतासिर होगा। एक वाक़ये का आपने जिक्र किया, एक माहीगीर जो है वो शहीद भी हो चुके हुए हैं, तो उसकी वजह से भी कोई खौफ है कि समंदर में जाके फ़िशिंग करने का, या अभी तक वो सिलसिला जारी है? यकीनन खौफ तो है लोगों को, क्योंकि उस तरह माहीगीर नहीं जा रहे हैं। जिस जंग के बाद जो फिश इंडस्ट्री है उसकी जो पहले मतलब वो था, उसमें कमी आ चुकी है। पहले मतलब वो ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, लोग ज़्यादा जा रहे थे। अभी जाहिर से एक खौफ का माहौल है। ईरान और ग्वादर बिल्कुल करीब हैं, समंदर में तो 30 से 35 मिनट का रास्ता है। ये एक खौफ का माहौल है, लोग डर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब खौफ का माहौल है। और बॉर्डर आपका ज़ाहिर है ईरान के साथ मिलता है, और ईरान से तेल भी आता है, और वहाँ पे शे खुर्दनोश का इन्हिसार भी ईरान के ऊपर ही है, अब बहुत सारे ज़िला का, ख़ास तौर पे ग्वादर का। तो बॉर्डर के ऊपर क्या असरात आए इस जंग के? क्या बंद हुआ, आमदोरफ्त कम हुई, तजारत कम हुई, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, हमारे पास ग्वादर और मकरान में जिस तरह मैंने जिक्र किया, एक 250 है, रिदीग है और मंजगूर में भी है। वहाँ पे लीगल ट्रेड होता रहता है। वहाँ पे मतलब एलपीजी भी आता है और फूड्स आइटम भी आते हैं, और सीमेंट, सरिया, इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो ये सारे रोज़गार हैं। इससे हमारे लोग मतलब उनकी तजारत होती है, उनके गुजर बसर होता है, उनके घर चलते हैं। जिस तरह भी ये जंग शुरू हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, तो ये सिलसिला बिल्कुल कम हो चुका है। कुछ तो बॉर्डर हैं वो बंद भी हो चुके हैं। बॉर्डर बंद भी हो गए, लेकिन कितना मुतासर हुआ? अब कि तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद हो गई या जुज़वी तौर पे कमी हुई है क्या उसमें? और शेख खुर्दनोश की क्या सूरत हाल है अभी बॉर्डर रीजन में? अभी तक जो सिलसिला है वो अभी मुकम्मल तौर पर तो बंद नहीं हो चुका है, जुज़वी तौर पर बंद होता रहता है, और कमी भी आ चुकी है, लेकिन सिलसिला मुकम्मल बंद नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पे मतलब फ्यूल है, स्पेशली जो इलीगल ट्रेड है हमारा ईरान के साथ, वो हो रहा है, लेकिन वो लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा है, वो कम हो चुका है। क्योंकि यही उसमें खतरात हैं कि कोई हालात कभी खराब, क्योंकि जो अटैक्स हुए हैं वो चाबार में भी हुए हैं करीब, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे भी हुए हैं। और उसके साथ साथ ये जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे भी जो स्ट्राइक्स हुए हैं वहाँ पे भी हुए हैं। इसी वजह से लोगों में
खौफ व हरास है। अच्छा, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे सप्लाई नहीं रुकी, आप कह रहे हैं। नहीं, अगर वो ऐसे हालात हों कि सप्लाई रुक जाए तो फिर क्या हालात होंगे इस बॉर्डर रीजन के, क्योंकि आपका तो इन्हिसार ही वहीं से है। बिल्कुल। तो फिर क्या लोग लोग महसूस कर रहे हैं कि क्या होगा? इसमें सर ये है कि अगर ये हालात आगे बढ़े, मज़ीद ये जंग ना रुका, ये सिलसिला आगे बढ़ा, तो यकीनन लोग तो मुतासर होंगे। लेकिन जिस तरह कल रात सीएम बलूचिस्तान ने जो सब्सिडी बलूचिस्तान के लोगों के लिए मतलब अनाउंस किए, क्योंकि क्वेटा की ग्राउंड रियलिटी थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर है, रोड्स हैं, बाकी निज़ाम भी चल रहा है, पेट्रोल का उसने सब्सिडी का कहा, तो यहाँ पे तो ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन ग्वादर में कोई फ्यूल स्टेशन नहीं है, दीगर ज़राए नहीं है, तो इसमें हुकूमत बलूचिस्तान को और उसके जो इंतज़ामी वहाँ पे इदारे हैं वो कोई मेकैनिज़म स्पेशली माहीगीरों के लिए बनाना चाहिए। बनाएं, ताकि ये सिलसिला रुके और उनको मतलब सब्सिडी दें, ताकि उनके रोज़गार मुतासर ना हो, और जो मकरान रीजन है स्पेशली ग्वादर और तुर्बत पंजगुर, वहाँ के लोग मुतासर लेकिन ना हो। जो फॉर्मल बॉर्डर है वो तो बंद हो चुके, मार्केटें और वो तो बंद है। तो ये चीज़ें क्या स्मगलिंग के ज़रिए आ रही हैं, कैसे? स्मगलिंग के ज़रिए सिर्फ हमें वहाँ पे मतलब फूड आइटम तो लीगल ट्रेड से, जो फॉर्मल ट्रेड है उससे आते वहाँ हैं। से आते लेकिन थे। अभी कह रहे हैं कि बॉर्डर बंद है और मार्केट्स भी बंद हैं, तो वो फिर ये कैसे आ रही हैं चीज़ें? ये मुकम्मल तो बंद नहीं है, जुज़वी तौर ठीक, जुज़वी तौर पर बंद है, और कुछ कुछ मतलब चीज़ें वहाँ वहाँ से सप्लाई हो रही हैं, अभी भी लोगों को मिल रही हैं। मिल रहे, तो आपका तो जाहिर है कि दोनों तरफ जो बलोच हैं उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं। बॉर्डर बंद होने से वो भी कोई मुतासिर हुए हैं, उनकी आमदोरफ्त पे भी असर पड़ा है। आप बता रहे थे राहदारी भी जो कैंसिल कर दी हैं, तो इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। जी बिल्कुल, जो स्पेशली मकरान के हमारे रीजन के लोग हैं, और ईरान, सीस्तान, बलूचिस्तान और स्पेशली चाबार के मतलब बलोचों के वहाँ पे मतलब रिश्तेदारियाँ भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, मतलब आना जाना भी होता है। वैसे भी हैं कि उनके कुछ नेशनलिटी पाकिस्तान का भी है और ईरान डुअल नेशनलिटी भी है। तो ये इस जंग की वजह से वहाँ पे इस वक्त जो हमारा एक पुराना निज़ाम था, सिलसिला था, चल रहा था, एक राहदारी सिस्टम था। डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस से एक आपको राहदारी मतलब दे देता था, उसके एग्जामिन होता था, उसके बाद आप क्रॉस द बॉर्डर जाके उस तरफ आप जो 15 दिन का उसका लिमिटेशन था, तो आप वहाँ पे रह के अपना बिजनेस करके या कोई फोतगी वगैरह वो अटेंड करके आप वापस आ जाते। लेकिन अभी ये सिलसिला भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है इस वक्त, अच्छा, जिससे लोग बहुत ज़्यादा पासपोर्ट आएगा? हाँ, तो वो क्या वीज़ा लेना पड़ेगा? वो तो फिर कॉन्सुलेट तो कोयटा में है, तो ये होगा क्या? कोई पॉलिसी आई है सामने कि अब आना जाना कैसे करेगी हुकूमत, को फैसिलिटेट कैसे करेगी पासपोर्ट के साथ? बदकिस्मती से ये सिलसिला हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामी की जानिब से बंद किया गया, लेकिन इस पर कोई फैसला, पॉलिसी नहीं दी गई, ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है? नहीं दी गई। हालांकि वहाँ पे इस वक्त जो है इमिग्रेशन का, पासपोर्ट्स का सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन वीज़ा के लिए वहाँ पे कोई इदारा इस वक्त मौजूद नहीं है। लोग किस तरह अपना आना जाना करें, और उसके लिए आप जिस तरह आपने जिक्र किया, जो कॉन्सुलेट है तो क्वेटा में मौजूद है। अभी क्वेटा और ग्वादर और मकरान का डिस्टेंस तो आपको पता है, क्योंकि आप बलूचिस्तान को जिस तरह देखते हैं, समझते हैं, सिक्योरिटी मामला और बाकी चीज़ों को, तो ये भी एक चैलेंज है लोगों के लिए, एक बड़ा मुश्किल है। मतलब इस हालात में वैसे भी लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, जंग की वजह से मतलब फ्यूल की रेट्स बढ़ चुकी हैं। ज़ाहिर फ्यूल के रेट जब बढ़ेंगे, जो किराया है, बाकी चीज़ें वो भी बढ़ जाएंगी। जैसे फिश इंडस्ट्री है, मतलब पूरे पाकिस्तान का जो फिश इंडस्ट्री है वो 100% से 70% हम कोस्टल बेल्ट से वहाँ पे हो रहा है। जब वो मुतासर होगी तो लोग हमारे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे इससे। हाँ, जाहिर है कि वो रिश्तेदारी हैं। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे तो ये किया ना कि अभी उन्होंने ऑफ़र करने वाले हैं कि जो लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान तो आ जाएं, जो अजीज़ रिश्तेदार हैं। तो कोई इस तरह का भी इंतज़ाम इस बॉर्डर पे भी हो सकता है। वैसे ये भी है कि अगर हुकूमत कर भी दे कि जो बलोच उधर हैं, तो वो जिन डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं वो आ जाएं पाकिस्तान और इधर ही रहें, तो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, या इधर वाले उधर चले जाएंगे?
इधर वाले तो मुश्किल है इस वक्त इस हालात में वहाँ पे जाएं। हाँ। लेकिन वैसे भी हमारी, मैंने पहले भी जिक्र किया, रिश्तेदारियाँ डुअल नेशनैलिटी लोगों की हैं और ताल्लुकाती भी हैं, और इलीगल तरीके से भी लोग मतलब आते हैं पाकिस्तान या एंटर होते हैं। तो अगर इस तरह के वहाँ पे हालात हैं, अभी भी शायद होंगे कुछ ऐसे लोग के वो चाबार को छोड़ के वहाँ पे आ गए मकरान में, तो हुकूमती सतह पे इस तरह का कोई नहीं है अभी तक। आपकी बिजली ईरान से आती 220 जो मेगावाट है, उर्मारा, पसनी, जीवनी, ये सारे इलाके उसी से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। जंग अगर बढ़ गई और कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए, बिजली बंद हो गई, फिर क्या मामला होगा? तो ये इलाके क्या तारीकी में डूब जाएंगे? इसमें ये कि मतलब ये बदकिस्मती आप समझें कि मतलब इतने वक्त के बाद मतलब पाकिस्तान में बलूचिस्तान एक कोने में जो ग्वादर उसको गेम चेंजर कहा जाता है, वहाँ की बिजली हम डिपेंड कर रहे हैं ईरान से, ये एक बदकिस्मती है। लेकिन इसका अल्टरनेटिव ये है कि अभी कुछ साल पहले मतलब ग्वादर को और मकरान रीजन को नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया गया है, लेकिन वो भी बिजली हमें नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन हुआ, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि 24 आवर्स में मिल जाएगी वो। चले ये तो अच्छी खबर है कि वो मिल जाएगी। तो ग्वादर पोर्ट के क्या हालात हैं उधर, जंग से पहले और इस जंग के दौरान? ग्वादर पोर्ट के हालात ये हैं कि जंग से पहले भी यही हालात है और जंग के बाद भी यही हालात है। ग्वादर पोर्ट का आपने जिक्र किया, मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसको जिस तरह पोर्ट्रे किया गया इंटरनेशनली मीडिया में, दिया गया कि ग्वादर पोर्ट गेम चेंजर है, पाकिस्तान के जो माशी हालत है वो तब्दील करके रख देगा, बलूचिस्तान के लोगों की तब्दील कर देगा, और स्पेशली वहाँ के मकामी लोग हैं उनकी ज़िंदगियों में उसका बहुत बड़ा इम्फेक्ट होगा। लेकिन बदकिस्मती से पोर्ट अभी तक नहीं चल सका। वहाँ पे कोई साल में कभी एक शिप आके लग जाता है और कुछ टन हो क्या यूरिया वगैरह हो जाता है, लेकिन उस तरह से पोर्ट को चलना चाहिए। तो इंडस्ट्री भी तो लगी है, वो इकोनॉमिक जोन बना है उधर, तो वो नहीं कुछ उससे कोई उम्मीद पैदा हुई पोर्ट चलने की? उसमें लोग यही तवक्को कर रहे थे कि जो इन्वेस्टर हैं वो बाहर से आए। लोकल इन्वेस्टर ने तो उसमें जिस तरह पार्टिसिपेट करना था वो नहीं किया। चाइना से जो आए, एक विंड कंपनी है जो डंकी सलाटरपुर पाकिस्तान का एक ही कंपनी है, वो वहाँ पे आया, उसने अपना कंपनी लगाया वहाँ पे, वो काम कर रहा है। उसके साथ साथ एक विंड कंपनी है वो भी वहाँ पे है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ बदकिस्मती से वो कंपनी भी आज तक मतलब 2-3 साल हो गए वहाँ पे लगे, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपोर्ट यहाँ से इंपोर्ट करना अभी तक मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे जो इंतज़ामी हर्डल्स हैं पाकिस्तान के साइड से स्पेशली, वो अभी तक वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट भी उन्होंने लिए हैं, लाइसेंस भी जारी हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं वो चाइनीज़ को अपने साथ मिला के ये कह रहे हैं कि हमें और लाइसेंस अलाउ करो। मतलब बहुत से हर्डल हैं, वो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, बिल्कुल, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो हुकूमत फैसिलिटेट नहीं कर रही उनको कोई कि वन विंडो इस टाइप का? जाहिर है कि प्रायोरिटी एरिया है, तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं बनाया है हुकूमत ने इधर? वो जब हमसे मिलते हैं वो जिक्र करते हैं कि हम मतलब ये तो डिसीजन मेकिंग होता है तो ग्वादर में नहीं होता है, वो तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद में होते हैं। तो वो जाते हैं पीएम लेवल तक जाते हैं, चीज़ें मतलब मिनिस्टर तक पहुंचाती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद भी हर्डल्स हैं। ग्वादर के मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद से तय होते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, वहाँ ये तो बड़ा अजीब सी सूरत हाल है। तो एयरपोर्ट भी का भी जिक्र कर दें, का बड़ा चर्चा है ग्वादर के एयरपोर्ट का, क्या मामलात है? पोर्ट जैसे हालात हैं या कोई बेहतर हालत है उसकी? सर इसका भी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे तवक्कात थे ग्वादर के स्पेशली नौजवान के यूथ के हम जब हमने होश संभाला, हमने देखा कि ग्वादर पोर्ट 2002 से बना, हमने एक्सपेक्ट किया कि पता नहीं क्या होगा, तो वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट का चर्चा हुआ तो हमने समझा कि अभी हालात थोड़ा बेहतर हो गए हैं, रोड नेटवर्क है, बाकी चीज़ें, पोर्ट बन गए। अगर एयरपोर्ट तो बन जाए तो समझो हमारा काम हो गया। लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी मतलब ये इंटरनेशनल पोर्ट जब बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा रनवे है,
तो ये एयरपोर्ट बन जाए तो मतलब सारी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक नहीं। अभी भी मतलब वो नहीं चल रहे। ये कराची वही ग्वादर रूटीन की वाला जो एक रूटीन फ्लाइट की थी वही फ्लाई थी, वही इस्लामाबाद से भी कोई नहीं। नहीं, इस्लामाबाद से मेरे ख्याल से भी कोई नहीं है इस लेकिन वक्त। दुबई के हालात ख़राब होने से एमिरेट्स के जहाज़ तो पार्क हो गए हैं उधर हाँ, काफ़ी। ये फ़ायदा हुआ। हाँ चले चले अभी फिर दोबारा हम आते हैं वो फिशरमैन्स के इशू के ऊपर। इलीगल फ़िशिंग जो है वो बड़ा एक इशू था, और मौलाना हिदायतुर रहमान हक हक दो तहरीक वो भी आए थे कि जी मैं आपका मसला हल करूँगा। वो मसला हल हो गया। मौलाना ने क्या कर दिखाई, और अब हालात क्या हैं उनके मसाइल के हवाले से। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि वहाँ के जो रियल इशू है, जिस पर मतलब पॉलिटिक्स भी हुआ और पूरे इंटरनेशनली या नेशनली उसको मतलब वो दिखाया गया, लोगों को समझाया कि वहाँ पे मतलब एक बड़ा माफिया इन्वॉल्व है, और यहाँ के मचेरे जो मकामी आबादी है वो बहुत ज़्यादा इलीगल फिशिंग से मुतासर है। और इसमें जाहिर सी बात है मौलाना ने भी पॉलिटिक्स किया, और एमपीए भी बने, उसने वादे भी किए लोगों से कि मैं आऊँगा, अगर ट्रॉलिंग ना रुका तो मैं खुद असला लेके जाके ट्रॉलिंग समंदर में रोक चला चला जाऊँगा या मैं बंद करूँगा। लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला अभी तक नहीं रुका है, और लोग अब भी इससे मुतासर हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर है। अभी भी सीज़न आने वाला है वहाँ पे जो शिकार का, तो ये सीज़न होता है तो ये माफियाज वहाँ पे आ ये जाते हैं। माफिया है क्या उसका बताएं। ये कोई सिंध के हैं, कोई मुकामी लोग हैं, कहाँ से हैं ये लोग। इसमें सर एक माफिया है, इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। इसमें ये आते हैं सिंध से, ये सिंध के ट्रॉलर होते हैं। इसमें बाकी बाकी मतलब अक़वाम के कौम के मतलब लोग भी हैं, और हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, स्पेशली ग्वादर के। ग्वादर के भी लोग इन्वॉल्व हैं, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जो डिपार्टमेंट है फिशरीज, अच्छा। वो इदारा खुद ही इन्वॉल्व है इन सारी चीज़ों में। मतलब टोकनिंग होता है, नंबरिंग होता है, ये सारे। और ये जो आते हैं हमारे समंदर में इलीगल, बिल्कुल मतलब उनका जो हदूद होता है वो 12 नाटिकल माइल होता है, उसके अंदर आके इलीगल फिशिंग करते हैं, वो नज़र भी आते हैं, और उनको फ्यूल भी हमारे ही लोग देते हैं। यानी ये मुकामी गठ जोड़ के बगैर ये मुमकिन नहीं है वो नहीं है, फिशिंग। बिल्कुल सर। अब वो हम जब जाते हैं कराची ग्वादर से तो कुंड मलीर के ऊपर बहुत सारे वो नज़र आते हैं बिल्कुल खड़े आपको। हुए होते हैं, और तो उसके बावजूद हुकूमत एक्शन नहीं लेती कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसमें ये होता है, हम देखते हैं, हमें रिपोर्ट होता है कभी कभी मतलब इतने लार्ज स्केल में ये आ जाते हैं, लेकिन पकड़े सिर्फ एक या दो, वो हमें दिखा देते हैं, और उसके फिश और उसमें फिश नहीं होती। नहीं, फिश होती है, थोड़े बहुत फिश ठीक। होते हैं, उसका भी वो करते हैं, ऑक्शन कर लेते हैं। उसके बाद लीगली उसका प्रोसेस होता है, पता नहीं वो 4-5 महीने 1 साल बाद वो छूट छूट भी जाते हैं। अच्छा चले, हमारे बहुत सारे देखने वाले जो हैं वो पंजाब से और बाकी पाकिस्तान के इलाके जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया हुआ है ग्वादर में, प्रॉपर्टी में बड़ी प्लॉट खरीदे हुए हैं। क्या तवक्को रखें कि उनका पैसा महफूज है उधर, और कभी वो आके अपना घर बनाएंगे वहाँ पे आबाद होंगे। ये सर इसका मैं क्या बताऊं सर, ये मैंने पहले जिस तरह इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह मतलब सी पैक स्पेशली ग्वादर को दिखाया गया और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया यहाँ गया। लोग मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली पंजाब, इस्लामाबाद, कराची, और इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी इंटरनेशनली इंग्लैंड, यूके वगैरह मतलब सेटल्ड है, उन लोगों ने देखा जिस तरह मतलब उसकी प्रोजेक्शन की गई, वहाँ पे भी सेमिनार्स किए गए कि ग्वादर ये है, फलाना है, 10 साल में 15 साल में ये होगा। तो लोगों ने आके पैसे लगा दिए, लेकिन एक दौर था जिससे इन लोगों को फायदा हुआ, रियल एस्टेट में लेन देन हुआ, मतलब खरीद फरोख्त हुआ, उससे कमीशन वगैरह लोगों को बने। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला ना पोर्ट उठा, ना मतलब एयरपोर्ट, और ये जो लोकल, ये जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है, इसकी वजह से ये सिलसिला अभी आगे हमें तो नज़र नहीं आ रहा है कि वो बेहतर आगे आगे बढ़ेगा। चलें, पवेस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहारक, तो हालात ठीक हों ग्वादर के भी। तो अब आएंगे अगली मरतबा हम ग्वादर आपसे मिलेंगे, और हमें वो तो बता दें मास्टर प्लान का जाने से पहले, वो ग्वादर का वो तो हम भूल ही गए आपसे पूछना, उस क्या बना,
मास्टर प्लान का ग्वादर के क्या हालात क्या हैं, जो मसाइल कुछ हल आना शुरू हुए कि नहीं? जी बिल्कुल सर, इसमें एक पॉजिटिविटी है, उस पे हम ज़रूर आपको बताएंगे। उसमें ये है कि ग्वादर के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे मास्टर प्लान के, वो वफाक से अप्रूव हुए। वफाक ने कुछ पैसे भी दिए ग्वादर को। अभी मतलब जिस तरह वहाँ पे पहले बारिशें होती थी तो ग्वादर बिल्कुल डूब जाता था, क्योंकि ग्वादर की ज़मीन वो ऊपर नीचे है। लेकिन अभी मतलब अभी भी कुछ हिस्से हैं, ज़्यादातर हिस्से हैं कि वहाँ पे अभी तक मतलब रोड बनने चाहिए। वहाँ पे अभी भी बारिश होगा तो वो इलाके ज़ेरे आब आ जाएंगे। लेकिन कुछ एरियाज मतलब जो अभी तक है। ओल्ड ओल्ड एरिया है हम उसको कहते हैं, वहाँ पे जो मास्टर प्लान के प्लान थे रिएब के, तो उसमें पुराने पुराने उमानी दौर के पोर्ट थे, कलात थे और टेलीग्राम ऑफिस था, उनको प्रिजर्व किया गया है। उस पर काम हो ड्रेनेज रहा का है, मसला भी ड्रेनेज का था, सीवरेज का था, उस पे काम हुआ है और हो रहा है। मतलब 100% तो कंप्लीट नहीं है लेकिन काम हो रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हुआ है। ठीक। और इसके साथ साथ आपको ये बताऊं, जो पुराना बाजार था हमारा शाही बाजार स्पेशली, जी। अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा, प्लान है बड़ा कि खूबसूरत उस पर बाजार भी है, बिल्कुल। काम होगा। मतलब ये पॉजिटिव इनफेक्ट है क्योंकि जो शाही बाजार और कला और यही और फिर जो इस्माइली कम्युनिटी। आबादी, ये तो इतनी अट्रैक्शन है इसके अंदर। समंदर के अलावा ग्वादर में टूरिस्ट आ रहे तो ये गलियां भर जाएंगी उधर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी एक वो है कि एक तरफ जमात खाना इस्लामी बिल्कुल। इस्माइलियों की, एक तरफ बिल्कुल करीब मतलब 100 मीटर के सर्कल में ये एक बड़ा खूबसूरत है, एक ये मस्जिद। इसी तरह का वो सोकुल मित्रा है वो मस्कत में, आग के समंदर के अंदर। बिल्कुल अगर इसको वैसे ही प्रिजर्व कर लें जैसे उन्होंने किया तो उधर टूरिस्ट भरा रहता है हर भरा वक्त रहता है बिल्कुल सोकुल मित्रा में। तो ये आपका सोकुल शाही बाजार जो है ना ये चलेगा। बहुत शुक्रिया इस्माइल थैंक यू साहब, सो मच सर। आपके वक्त का आएंगे ग्वादर तो इंशाल्लाह मुलाकात वेलकम करेंगे। करेंगे आपको सर। अल्लाह करे कि उस वक्त तक शाही बाजार जो है वो अपनी पुरानी जोबन और बहार पे आ चुका हुआ हो। और आपके लिए सिर्फ इतने ही कि शाही बाजार जो है एक बहुत ही तारीखी इसका हवाला है। तारीख के अंदर भी जब इधर ओमानी थे और पुर्तगीज़ थे, और उसके बाद जब ब्रिट्स ने आके यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन सेंटर, इस्माइल जिनका जिक्र करे थे, टेलीग्राफ ऑफिस, इस टेलीग्राफ ऑफिस ने दूसरी जंग अज़ीम में बड़ा अहम किरदार किया था कम्युनिकेशन के अंदर। तो आप जुड़े रहिए, हम आपके सामने ऐसे दिलचस्प पहलू जो हैं बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के दीगर इलाकों से भी सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।